वेलकम टू नर्सिंग एट्रियम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनीमिया, जिसको हम सादा अल्फाज में खून की कमी की बीमारी भी बोलते हैं। आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम एनीमिया की तारीफ़ करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। फिर हम इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मुख्तलिफ़ टाइप्स पढ़ेंगे और इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यानी इसके अलामात पढ़ेंगे कि हमें एनीमिया वाले मरीज़ में जिसमें खून की कमी हो उसमें कौन से अलामात नज़र आते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम उसको डायग्नोस किस तरह करते हैं और डायग्नोस करके फिर उसको हम मैनेज किस तरह करते हैं वो पढ़ेंगे। आज का जो लेक्चर है एनीमिया के बारे में वो जनरल इंट्रोडक्शन है एनीमिया का। हम कोई स्पेसिफ़िक टाइप ऑफ एनीमिया नहीं पढ़ने वाले आज हम जस्ट जनरल ओवरव्यू देंगे एनीमिया को। और जो जनरल बातें होंगी, जितने भी एनीमिया के टाइप्स हैं हमारे पास, उनमें जो जनरल बातें होंगी हमने वो जस्ट जनरल बातें डिस्कस करनी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन पे। तो एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जो किस वजह से होती है, ऐसी क्लिनिकल कंडीशन या ऐसी कंडीशन जो आरबीसी की कमी की वजह से होती हो। आरबीसी क्या चीज़ है? रेड ब्लड सेल। अगर रेड ब्लड सेल के काउंट में कमी आ जाए तो उसकी वजह से जो कंडीशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एनीमिया। अब एनीमिया या तो आरबीसी की मतलब सफिशेंट सप्लाई नहीं जा रही हो, सही है, पूरे मिकदार में आरबीसी बॉडी को मुयस्सर नहीं हो, या फिर उसकी क्वालिटी में कोई मसला हो। मतलब जो रेड ब्लड सेल है यानी खून का जो खुलिया है उसके क्वालिटी यानी उसके स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड ब्लड सेल 5 मिलियन पर माइक्रोलीटर हमें चाहिए मेल में, ये नॉर्मल रेंज है। तो अगर ये पूरा भी हो लेकिन इसके अंदर हेमोग्लोबिन जो है वो पूरा ना हो, ठीक है, वो डिफेक्टेड हो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो भी उसको एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा अगर वो जो रेड ब्लड सेल है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है, जो ऑक्सीजन ले जाने की जो कैपेबिलिटी है, उसमें अगर रिडक्शन आ जाए तो उसकी वजह से भी एनीमिया हो सकता है। हम बार बार रेड ब्लड सेल का डिस्कशन कर रहे हैं कि रेड ब्लड सेल यानी खून का खुलिया, तो आखिर में पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा है रेड ब्लड सेल का, ठीक है। हम किसे रेड ब्लड सेल बोलते हैं? तो रेड ब्लड सेल में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। अब जो हीमोग्लोबिन है वो दो टर्म से बना है, दो चीज़ों से बना है। एक हीम पार्ट से बना है, ठीक है, एक हीम पार्ट से और एक ग्लोबिन पार्ट से, ठीक है। तो जो हीम पार्ट है इसमें हमारे पास आयरन आ जाता है, ये बीच में आप देख सकते हैं ये आयरन है, ठीक है। और साथ में ये जो 4 रिंग्स है, नाइट्रोजन रिंग्स है ना, जिनको हम इंडिविजुअली पायरोल रिंग्स बोलते हैं, इनको हम इकट्ठे फिर क्या बोलते हैं? प्रोटोपोरफायरिन। तो हीमोग्लोबिन में हमारे पास हीम पार्ट है, इसमें हमारे पास आयरन आ जाता है और प्रोटोपोरफायरिन आ जाता है। और जो ग्लोबिन पार्ट है इसमें हमारे पास जो हीमोग्लोबिन का प्रोटीन पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोबिन, ठीक है। तो आपने स्ट्रक्चर जान लिया कि हीमोग्लोबिन में हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, हीम, ग्लोबिन। हीम में फिर फर्दर एक आयरन होता है हमारे पास, देखें Fe2+ स्टेट वाला आयरन होता है हमारे पास, और साथ में ये पायरोल रिंग्स होते हैं जिसको हम मिला के प्रोटोपोरफायरिन बोलते हैं, ठीक है। और ग्लोबिन यानी जो इसका प्रोटीन पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का, तो वो क्या कहलाएगा? वो ग्लोबिन कहलाएगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन 4 चेन से बना होता है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 2, 4 चेन से बना होता है, ठीक है। अब हमने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर को डिटेल से पढ़ा, सही है। अब इनमें किसी भी जगह, किसी भी स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो पार्ट्स हैं, अब किसी भी पार्ट में इसका डिफेक्ट आ जाए, फॉर एग्जांपल हीम पार्ट में डिफेक्ट आ जाए, या आयरन फॉर एग्जांपल कम है तो इसके हीम पार्ट में डिफेक्ट आ गया। अब अगर हीम पार्ट में भी डिफेक्ट आता है तो फिर क्या होता है कि हीमोग्लोबिन प्रॉपर से नहीं बन पाता। अब वो प्रॉपर से बनेगा नहीं तो वो ऑक्सीजन को कैरी भी नहीं कर पाएगा। अब वो कैरी नहीं कर पाएगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। इसको हम फिर बोलते हैं आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। या चलें, अगर इसके जो प्रोटोपोरफायरिन है, जो इसके रिंग्स हैं, उसमें कोई डिफेक्ट आ जाए तो भी एनीमिया होगा, और उस टाइप को हम फिर कौन सा बोलते हैं? सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया। कौन सा एनीमिया? सिट्रोब्लास्टिक एनीमिया। अगर इसके ग्लोबिन पार्ट में यानी जो इसके चेन्स हैं उसमें
प्रोटीन पार्ट में कोई मसला आ गया है, अल्फ़ा चेन बीटा चेन में, तो इसको फिर कौन सा एनीमिया होगा? थैलेसीमिया होगा। सही है। तो इसलिए इसका स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में कहीं पे भी डिफेक्ट आता है तो अलग टाइप का, अलग किस्म का एनीमिया हमें देखने को मिलता है। अब कौन से एज ग्रुप हैं जिनमें एनीमिया के केसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं प्रेग्नेंट वुमेन। कौन से? प्रेग्नेंट वुमेन। प्रेग्नेंट वुमेन में एनीमिया ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा इन्फेंट्स या जो छोटे बच्चे हैं 1 साल के, 2 साल के, 2.5 साल के, उनमें एनीमिया के केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनके अलावा जो एल्डरली पीपल होते हैं 65 प्लस, 75 प्लस, तो उनमें भी एनीमिया के केसेस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो रीसेंट स्टैटिस्टिक है अगर उसको देखें पाकिस्तान में, तो 45% जो पॉपुलेशन है वो क्या है? वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से अफेक्टेड है, ठीक है। 45% एक बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये एक सीरियस कंडीशन है पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं वो ऐसे नहीं है जो मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हो, तो उसकी फेलियर की वजह से ये रेशियो बहुत ज़्यादा है। अगर देखा जाए तो हर 5वीं जो औरत है पाकिस्तान में वो एनीमिया से अफेक्टेड है। अब आते हैं इसके क्लासिफिकेशन पे कि एनीमिया को हमने क्लासिफाई कैसे किया हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म का जानना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बेस पे हमने एनीमिया को क्लासिफाई किया हुआ है। और वो इम्पोर्टेंट टर्म क्या है? मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। अब मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम क्या चीज़ है? बेसिकली जो आपके पास जो खून का खुलिया है या रेड ब्लड सेल हैं, उसका एवरेज साइज़ ले लें हम, तो उसके एवरेज साइज़ को हम क्या बोलते हैं? मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ठीक है। अब हमारे पास एक है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, दूसरा है नार्मोसाइटिक एनीमिया, तीसरा है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो जो अगर मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम 80 से कम होता हो, ठीक है, ये हमारे पास इसका साइज़ रेंज है, एवरेज साइज़ अगर 80 से कम हो उसका, तो फिर उसको जो एनीमिया होगा उसको हम क्या बोलेंगे? माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलेंगे। अगर पेशेंट को एनीमिया हो लेकिन उसका जो रेड ब्लड सेल का साइज़ है या उसका जो एमसीवी है वो 80 to 100 हो, मतलब वो नॉर्मल हो, तो इस केस में उसके इस पेशेंट के एनीमिया को फिर क्या क्या बोलते हैं हम? कैसे कैटेगराइज़ करते हैं? हम कैटेगराइज़ करते हैं एज़ नार्मोसाइटिक एनीमिया, क्योंकि उसके जो रेड ब्लड सेल का साइज़ है वो नॉर्मल है, तो इस वजह से हम फिर इसको क्या बोलते हैं? नार्मोसाइटिक एनीमिया। अब अगर उसके रेड ब्लड सेल का जो साइज़ है वो ज़्यादा हो, एमसीवी ज़्यादा हो, मोर देन 100 हो, तो फिर उसको क्या बोलेंगे? मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अब फर्दर भी हमारे पास इसके टाइप्स हैं। एक है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया हमने बोला कि जिसका एमसीवी लेस देन 80 हो तो उसको हम माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि सिड्रोप्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया, एनीमिया ड्यू टू क्रोनिक डिजीज़। ऑलरेडी हमने थोड़ी सी डिस्कशन कर ली थी हेमोग्लोबिन का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। तो इनका जो एमसीवी का साइज़ है, ये जो एनीमिया के टाइप्स है, इसमें जो एमसीवी का साइज़ है वो लेस देन 80 होता है, तो हमने कैटेगराइज़ किया है एज माइक्रोसाइटिक एनीमिया। एक शॉर्ट सा नेमोनिक है सीटा, आप देख सकते हो ऊपर लिखा हुआ है, उससे आप इजीली इसको याद कर सकते हो। दूसरा हमारे पास है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, यानी एमसीवी का जो साइज़ है, जो रेड ब्लड सेल का एवरेज साइज़ है वो ज़्यादा होता है, वो लार्ज होता है, मोर देन 100 होता है, ठीक है। तो उसको फिर हमारे पास कौन से टाइप्स है उसमें? एक है विटामिन B12 डिफिशिएंसी और एक है फोलिक एसिड डिफिशिएंसी, ठीक है। तीसरा हमारे पास है नार्मोसाइटिक एनीमिया। नार्मोसाइटिक एनीमिया में हमारे पास कौन से टाइप्स हैं? सिकल सेल एनीमिया, इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, यानी इनमें जो आरबीसी का साइज़ है वो तो नॉर्मल है, सही है, लेकिन उसको जो आरबीसी का साइज़ है वो नॉर्मल है, लेकिन उसके जो रेड ब्लड सेल के अंदर जो हेमोग्लोबिन है वो डिफेक्टेड है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो भी उसकी वजह से फिर क्या होता है? एनीमिया अगर उसको हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? नार्मोसाइटिक एनीमिया। अब आ जाते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे, यानी एनीमिया के या जो खून की कमी है इस बीमारी के अलामात कौन से हैं? तो हम जनरल अलामात पढ़ने वाले हैं, जनरल साइंस सिम्टम्स पढ़ने वाले हैं, जो हमें सारे एनीमिया के टाइप्स में, ऑलमोस्ट सारे टाइप्स में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो वो कौन से हैं? एक तो सबसे पहले HB लेवल कम होता है, और वो या तो थोड़ा सा कम हो सकता है, या दरमियाना कम हो सकता है, या बहुत ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। और इसके बाद टेकिकार्डिया, चूँकि एनीमिया में ऑक्सीजन सही से पहुंच नहीं पा रहा होता, या तो RBC डिफेक्टेड होता है, या उसकी क्वांटिटी में कमी होती है, RBC का नंबर डिक्रीज़ होता है, तो फिर जो हार्ट है वो कंपनसेट करने की कोशिश करता है, तो उसकी वजह से वो कौन से कंडीशन में जाता है? टेकिकार्डिया में। और साथ में लंग्स भी, यानी ब्रीथिंग रेट भी हमारा अल्टर हो जाता है, चूँकि लंग्स भी कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर पेशेंट में हमें डिज़निया देखने को मिलता है। और इसके अलावा पेशेंट में पेलनेस देखने को मिलती है, वो पेल होता है, ठीक है। और साथ में उसको चक्कर आते हैं, सही है, चक्कर आते हैं, और सर में दर्द होता है, उसको हेडेक होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है फीमेल्स में, वो या तो इरेगुलर होता है या फिर फुली एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये इस वजह से कि मतलब खून की कमी है ऑलरेडी, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वो इरेगुलर हो जाता है या फिर फुल एब्सेंट हो जाता है। और जॉन्डिस हमें देखने को मिलती है। अब जॉन्डिस क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि जो डिफेक्टेड RBC है, इसकी जब ब्रेकडाउन होती है तो हेमोग्लोबिन रिलीज़ होता है, और हेमोग्लोबिन एक साइकिल के थ्रू कन्वर्ट होता है वाया लिवर बिलिरुबिन में, ठीक है। और बिलिरुबिन अगर एक अमाउंट से ज़्यादा होता है, फिर वो क्या काज कराता है? जॉन्डिस काज कराता है, ठीक है। और साथ में हमें जो इस पेशेंट का स्प्लीन है, वो अक्सर देखा गया वो स्प्लीनोमेगाली कंडीशन में होता है, या उसका स्प्लीन जो है वो इनलार्ज होता है, ठीक है। अब अगर हम डायग्नोसिस की बात करें, तो एनीमिया को हम किस तरह डायग्नोस कर सकते हैं? क्योंकि हम जनरल एनीमिया पढ़ रहे हैं, जनरली इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम कोई स्पेसिफिक डायग्नोज अपनी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारे डायग्नोसिस ऑलमोस्ट सारे टाइप्स में हम कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी एनीमिया की टाइप हो, पेशेंट आपके पास आता है तो आप फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो, ठीक है। आप पेशेंट की कंडीशन को देखते हो, उसको पेलनेस है कि नहीं है, जॉन्डिस है कि नहीं है, और उसके जो नेल्स हैं उसको आप देखते हो, क्योंकि अक्सर एनीमिया में नेल्स भी ब्रिटल हो जाते हैं, ठीक है, कॉयलन किया। तो आप ये सारे फिजिकल एग्जामिनेशन करते हो जितने भी टाइप्स हैं एनीमिया के। उसके बाद आप CBC पे जाते हो, जो कंप्लीट ब्लड काउंट है कि RBC कितना है, उसमें हेमोग्लोबिन कितना है, नॉर्मल है कि नॉर्मल नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम जाते हैं बोन मेरो बायोप्सी पे, चूँकि RBC कहाँ से जनरेट होता है? बोन मेरो से ही जनरेट होता है, क्योंकि इसका स्टेम सेल बोन मेरो में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ से ही जनरेट होता है। अब अगर बाकी कहीं पे मसला नहीं आ रहा, तो शायद वहाँ पे मसला हो, तो इसलिए हम बोन मेरो बायोप्सी भी करते हैं। इसके बाद इसकी जनरल मैनेजमेंट क्या है कि हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि आया ये एनीमिया है फॉर एग्ज़ाम्पल पेशेंट को, तो किस वजह से है। अब अगर उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, तो उसको उसका काज क्या है? आयरन है। तो फिर हम काज को ख़त्म करेंगे, यानी उसको आयरन सप्लीमेंट्स दे देंगे, ऐसे डाइट देंगे जो आयरन रिच होंगे। तो हमने काज को ख़त्म करने हैं, इसलिए इसके अलावा जितने भी एनीमिया के टाइप्स हैं, हर एक का स्पेसिफिक काज है, तो हमने कोशिश करनी है कि हम स्पेसिफिक काज को ख़त्म करें। काज को ख़त्म करेंगे तो ये एनीमिया खुद बहुत ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम जो साइन सिम्टम पेशेंट में आते हैं, उसको हेडेक होता है, टेकिकार्डिया होता है, सही है, डिज़निया होता है, तो हम फिर उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है, उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं ताकि पेशेंट को रिलीफ मिले। और लास्ट में ब्लड कंपोनेंट थेरेपी। थैंक यू। ये लेक्चर यहाँ तक था। हमने जनरल बातें की एनीमिया के बारे में, और इसके बाद जो टॉपिक्स हमने टाइप्स इसके डिस्कस किए लेक्चर के दौरान, वो हम अलग अलग करके डिफरेंट पार्ट्स में डिटेल में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल पे नए हैं तो, और बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक में मसला है, ठीक है, तो हम वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी रिकमेंडेशन दे के कमेंट कर दें, ठीक है, तो फिर हम वो डिटेल में स्टडी कर लेंगे। थैंक यू।